नमस्कार मित्रों, आज 22 नवंबर 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। दीनदयाल की चौपाल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले मुझे लग रहा है पारसन जैन साहब लग रहे हैं शायद, क्योंकि बहुत छोटी सी फोटो आती है ना, बारीक एक बिंदु जैसी, लेकिन जब कमेंट आएगा तो पता चलेगा भी जैन साहब हैं या कोई और साथी हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत। और अभी थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से और कुछ जरूरी काम की वजह से मैं थोड़ा ये कार्यक्रम जल्दी इसको निपटाना चाहूंगा। आपको कहानी के लिए ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा और लगभग 10-15 मिनट के अंदर कार्यक्रम को मैं पूरा करने जा रहा हूं। और मैं अणुव्रत सम्मेलन में मुंबई गया था, खूब सारे लोग गए वहां। और अब मुझे फोटो दिख रही है, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से और दिनेश ददीच दिख रहे हैं उदयपुर से। भाई दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुभ संध्या। और दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मुंबई जो है 3 दिवस का मेरा कार्यक्रम था, लेकिन वैसे वहां 2 दिन का ही था। लेकिन हमारा जो तीसरा दिन है, यानी कि पहला दिन 15 तारीख का, बहुत बढ़िया रहा हमारा। इसलिए कह रहा हूं कि मनोहर चमोली मनु उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के हमारे युवा ऊर्जावान साहित्यकार साथी, वो मेरे रूम पार्टनर भी थे। और हम दोनों समीर गांगुली जी के पास मुंबई में उनके घर मिलने भी गए, लंच भी किया, बड़े प्रेम से लंच करवाया और खूब सारी साहित्यिक बातें भी। और वहां मुंबई में ही डॉक्टर पूजा अल्लापुरिया, उनका भी फोन आया 2-3 बार भी आप आइए, लेकिन व्यस्तताएं थी, इतनी दूरी पर 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरियों पर घर, तो आना संभव नहीं हो पाता। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। वो कह रहे हैं भी आप पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर जगह नहीं है तो पूजा जी ने कहा भी जगह नहीं है तो आप हमारे घर पधारिए। आप उन्होंने लोकेशन भी भेजी, मकान का पूरा एड्रेस भेजा और बताया भी इसी तरह से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, फिर बाद में मेरे मित्र भी मिल गए, हमारे रुकने का भी स्थान जो है अणुव्रत सम्मेलन उन्होंने वहां कर दिया था। बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी। आप अचंभा करेंगे, वहां पर 8,000 अस्थायी घर बनाए हुए थे। मैंने किसी सज्जन से पूछा, उन्होंने कहा भी 8,000 घर हैं और ये 4-5 महीने के बाद ये सारे घर जो है उखाड़ दिए जाएंगे। ये एक बार व्यवस्था, बड़ी गजब व्यवस्था। और इतने लोग, हजारों लोग, लगभग 40 साहित्यकार भी वहां देश भर से आए। एक बड़ा मजा आया कार्यक्रम में, बहुत बढ़िया लगा। वहां बाल काव्य गोष्ठी भी हुई और लेखकों का सम्मानित भी किया गया। उसमें हम सभी लेखक जो है सम्मिलित थे। और उदय किरोला भी वहां थे, और डॉक्टर लता अग्रवाल भोपाल से वो भी वहां थी, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से वो भी थे। और वहीं मुंबई के समीर गांगुली जी भी आ गए थे, और ये अपने ताराचंद मक्साने ये भी आ गए थे। और भी थे दिनेश सोनी, लक्ष्मी सोनी, और फारूक आफरीदी जी थे, इकराम राजस्थानी जी थे, खूब सारे लोग थे वहां। डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल, मैं देखो नाम याद कर रहा हूं लेकिन थोड़ा जल्दी में भी हूं है ना। तो और बातें जो है मैं आपको, बहुत सारी बातें हैं भी। रास्ते में विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर भी आए। मैं जब जा रहा था मुंबई तो वहां उन्होंने प्रसाद भी दिया, मुझे अपनी किताब भी दी, मैंने भी उनको 2 किताबें दी। और एक और भी मित्र भी मिले, एक नए मित्र जो फिल्मों में भाग लेते हैं, श्री अभिनव शर्मा। उन्होंने कहा आप कवि हैं? कवि है? मैंने कहा बिल्कुल कवि हूँ, कथाकार हूँ, बाल साहित्यकार हूँ। फिर उन्होंने अपनी रुचि बताई भी, मैं भी कविताएं लिखता हूँ, ये आपकी किताब जहां मैं खड़ा हूँ ये मिल सकती है, कहीं मंगवा सकते हैं? फिर मैंने उनको उपहार स्वरूप दी। बोले भाई आपको पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने कहा मैंने इस पर लिख दिया भी सहज स्नेह भेंट, अब मैं किसी भी कीमत में पैसे नहीं ले सकता। तो बड़ी जिद की, लेकिन मैंने पैसे लेना। देखो ये बीच में इनको पता नहीं है, ताराचंद मक्साना जी का फोन आ गया, और वो भी व्हाट्सएप पर, मतलब एयर मोड में करने के बाद में भी इनका फोन आ गया।
तो थोड़ा क्या है, मतलब कार्यक्रम में बाधा पड़ती है भाई, ऐसे उनको पता नहीं है ना इस चीज का, है ना। आदमी थोड़ा अपसेट भी हो जाता है, फिर कैसे वाचन करेगा। तो मैं अब ताराचंद मकसाना जी की बाल कहानी तरकीब, इससे पहले जो टाइटल है कहानी का तरकीब, ये पढ़ने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि आपका जन्म जो ताराचंद मकसानी, आपका जन्म जो है दौंड जिला पुणे महाराष्ट्र में हुआ 19 अगस्त 1958 को। और आपकी शिक्षा जो है पाली राजस्थान में भी हुई, शुरू में बाल्यावस्था में, और बाद में नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे महाराष्ट्र से आपने बीकॉम किया। और बाद में आप 1982 में आप बैंक में लग गए। और फिर और डॉक्टर उमा जहांगीर और फोन करने जा रही है ना, क्योंकि इसमें आ जाता है कई बार लिंक। तो भाई ऐसे कृपया फोन नहीं करें बीच में, मुझे कार्यक्रम करने दीजिए, है ना। और कार्यक्रम करने से पहले मैं कुछ नाम बता दूं जो जुड़े हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से, तरुण कुमार दादी जी उदयपुर से, और पारसन जैन साहब देवली टोंक से, सूरजाराम जी बिश्नोई हनुमानगढ़ से, और कई साथी, ललित शर्मा जी काफी दिनों के बाद कह रहे हैं मुलाकात हो रही है। ललित शर्मा जी मुझे लग रहा है ये डिब्रूगढ़ वाले हैं शायद, या हो सकता है जयपुर वाले हों। और संजू श्रृंगी कोटा से, भाई आपने वादा भी किया था, संजू श्रृंगी ने भी, मैं जरूर आऊंगी और आप पधारे हो, वही स्वागत है आपका। और त्रिलोकनाथ पांडे जी भी पधारे हैं, भी त्रिलोक जी का बहुत बहुत स्वागत, संजू श्रृंगी का स्वागत। और जितेंद्र निर्मोही जी पधारे हैं कोटा से, बड़े दिग्गज हिंदी और राजस्थानी के रचनाकार, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पर संजय साहब कह रहे हैं आपकी यात्रा के संस्मरण सुनकर मजा आ रहा है, जैसे हम भी आपके साथ हैं। भाई संजय जहांगीर बाड़मेर से, जो हमारे बादरा से हैं और बड़े एक्टिव शिक्षक हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कहानियां, बोलना और लिखना, है ना, बच्चों को भी साहित्य से जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। संजय जहांगीर को मैं बधाई देता हूं। और अब मैं इनका परिचय पढ़ दूं, ताराचंद मकसाने का, जिनकी मैं बाल कहानी का वाचन कर रहा हूं। तो आपका जन्म 19 अगस्त 1958 को मुंबई में, और एजुकेशन जो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा पाली राजस्थान, कॉलेज की शिक्षा आपकी पुणे महाराष्ट्र से, और आपकी 2 किताबें प्रकाशित हैं, बूंद तथा अन्य कहानियां, ये किताब, और दूसरी किताब सच्चा मित्र और अन्य कहानियां। ये दोनों किताबें आपने मुझे वहां मुंबई में दी, और आपको साहित्य में पुरस्कार मिले हैं, सोनलाल द्विवेदी पुरस्कार 2020-21 में, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई से भी आप सम्मानित हैं। शिखर सम्मान मिला आपको पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलोंग से, और श्री पीपा क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट से भी आप सम्मानित हैं। और जयपुर बाल साहित्य सम्मान, जयपुर में भी आपको सम्मान मिला, वहां आपसे मुलाकात हुई। और देखो मुंबई में फिर मुलाकात हो गई। कहते हैं ना, एक राजस्थानी में कहावत भी है, भी कुएं से कुआं नहीं मिलता, लेकिन आदमी से आदमी मिल जाता है। अब डॉक्टर पूजा अल्लापुरिया जो है युवा रचनाकार, कथाकार, बाल साहित्यकार, वो जयपुर में मिली, और फिर मिली सिरसा में, हरियाणा में। और उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन प्रयास हमने किया वहां मुंबई में, क्यों मुंबई वासी है, और बहुत बढ़िया लगा उनका ये स्नेह जो है कि आप पधारिए, एड्रेस भेजा और लिंक भी दिया मोबाइल में कि आप इसके हिसाब से जो है ये आप घर आइए आप। तो ईश्वर करेगा भी कभी बाद में मिलेंगे। और ललित शर्मा असम से, डिब्रूगढ़ असम से ललित शर्मा जी, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत हैं बनौली दरभंगा बिहार से, और हरीश सेठी झिलमिल, प्रणाम प्रणाम आपको भी। और ताराचंद मकसाने भी आ गए हैं, आपको भी नमस्कार, आप पधारे हैं। और एक खास बात और बताऊं आपको कि ये 2018 में सेवानिवृत्त हो गए ताराचंद मकसाने, और उसके बाद में जो है बाल साहित्य में लगे। और एक और मैगजीन है, बैंक की एक पत्रिका, उसमें भी लगे हैं। यार कॉलेज में एक आईना हस्तलिखित पत्रिका होती थी पहले, उसके भी संपादक रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि मेरी पहली रचना बाल भारती में छपी थी जब 3री कक्षा में पढ़ते थे। और एक और विशेष बात, इन्होंने खूब सारे
जो है ना फिल्मकारों के, फिल्मों से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू भी लिए हैं, और जो कई पत्रिकाओं में, सरिता में, मुक्ता में, इनमें छपे हैं, सरिता में छपे हैं, और जिनके इंटरव्यू लिए हैं उनमें डॉक्टर जब्बार पटेल, सई परंजप्पे, स्मिता पाटिल, नौशाद अली, वनराज भाटिया, इंदिवर, आनंद बख्शी और महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, नाना पाटेकर, सदाशिव अमरापुर, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक और जॉनी लीवर, अनेक हस्तियों के आपने इंटरव्यू लिए हैं। और व्यंग्यकार जो है, ख्यातनाम व्यंग्यकार शरद जोशी का भी इंटरव्यू आपने कथा बिंब के लिए आपने लिया। भाई बहुत बहुत बड़े भाग्यवान है आप कि मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की है, ये तो सौभाग्य है आपका। मतलब मुंबई को देख के मैं तो हक्का बक्का रह गया। एक बात तो भले कितनी जल्दी हो, लेकिन एक बात बताने से नहीं चुकूंगा, इतनी भीड़, मतलब गाड़ी जो है ना, लोकल ट्रेन मेट्रो, उससे सवारियां ऐसे निकलती है, दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे है ना बरसात सी हो रही है, बरसात का पानी जैसे होता है ना, बड़े बड़े नालों से ऐसे निकलता है, ऐसे वैसे सवारियां निकल रही है और वैसे ही अंदर जा रही है, इतनी पानी की तरह है। इतने लोग कितने अभ्यस्त हैं और इतनी भीड़ में भी बड़ा एंजॉय करते हैं। इतनी भीड़ में जहां हाथ ऐसे ऊंचा भी ऐसे नहीं कर सकते, और कोई जहां आता है ना तो वहीं रहेगा, जहां खड़े आप वहीं रहेंगे। और 20-25 सेकंड के लिए मेट्रो रुकती है, और उसमें भी लोग जो है अपने स्टेशन का इंतजार करते हुए मोबाइल चलाते हैं, कोई वीडियो गेम चला रहा है, कोई वो क्या कहते हैं, वो लूडो भी खेल रहे हैं, देखो मोबाइल पर, कितना एंजॉय करते हैं भाई। मान गया, मैं सैल्यूट करता हूँ मुंबई नगरी के वासियों को, गजब भाई। और समीर गांगुली जी का तो भाई इतना जबरदस्त स्नेह जो है अविस्मरणीय है, और ये यात्रा भी अविस्मरणीय रहेगी। वहां महाश्रमण जी का भी हमें दर्शन किया, उनके दर्शन के दौरान उनके प्रवचन भी सुने, बड़ा गजब, एक नया बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब मैं कभी जो समय ले लिया, और समय नहीं लेते हुए मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। ताराचंद मकसाने, और कहानी का नाम है तरकीब। आज अमित जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां पहले से ही खड़े रोहन को देख उसे आश्चर्य हुआ। रोहन तो हमेशा बस स्टॉप पर उसके पहुंचने के बाद वह स्कूल बस आने के कुछ ही समय पहले दौड़ते हाँफते पहुंचता था। अमित और रोहन में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लिहाजा साथ साथ स्कूल जाते और साथ साथ ही लौटते थे। स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर हमेशा अमित ही पहले आता था और रोहन की प्रतीक्षा करता था, परंतु आज रोहन उससे पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच गया। क्या बात है रोहन, आज सूरज कौन सी दिशा से निकलेगा भाई? मुझसे पहले स्टॉप पर आ जाना कैसे संभव हुआ? अमित ने जल्दी आने का कारण जानना चाहा। अरे आज बात ही कुछ खास है, इसीलिए जल्दी आया, रोहन ने कहा। क्या बात है? अमित ने जिज्ञासा प्रकट की। तो अभी स्कूल बस आ गई, दोनों बस में सवार हो गए। बस में उनकी बातों का सिलसिला हमेशा की तरह शुरू हो गया। अरे कल मेरे मामा जी आए थे, रोहन ने कहना शुरू किया तो अमित बीच में बोल पड़ा, इसमें कौन सी नई बात है, तुम्हारे मामा जी तो अक्सर आते ही रहते हैं। रोहन जलाकर बोला, अरे यार पहले मेरी बात पूरी तो सुन, फिर बोलना बीच में। अब बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा बोलो यार, अमित ने सहमति दर्शाई। कल मेरे मामा जी मुझे अपने साथ बैंक में ले गए, उन्हें बैंक से रुपए निकालने थे। रोहन ने कहना शुरू किया और कैशियर ने उन्हें 100 रुपए के 10 नोट दिए। मामा जी ने काउंटर पर ही नोटों की गिनती की। गिनती के दौरान उन्होंने देखा कि 3 नोट काफी कटे फटे और गंदे हैं। उन्होंने कैशियर से अनुरोध किया कि वह इन नोटों को बदल दें। फिर क्या हुआ? अमित ने कौतूहल से पूछा। कैशियर ने कहा, नोट अच्छे हैं, बदल कर नहीं दे सकते। मामा जी ने उसे समझाया कि ये नोट बहुत खराब है भाई, इन्हें बाजार में कौन लेगा। परंतु कैशियर ने उनकी एक नहीं सुनी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और कैश काउंटर पर भीड़ भी थी, तो मामा जी ने भी ज्यादा बहसबाजी नहीं की। वे काउंटर से हट गए। रोहन ने कहा, क्या इसके बाद तुम घर लौट आए? अमित ने पूछा। अरे नहीं,
मैंने भी मामा जी से घर चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वे किसी विचार में तल्लीन थे। बाद में मामा जी बैंक में ग्राहकों की रखी जो भैंस थी, वहां ग्राहकों की जो थी ना ब्रांच, उस पर बैठ गई। मैं भी उनके पास बैठ गया। उन्हें विचार मग्न देखकर मैंने उन्हें कुछ पूछना उचित नहीं समझा। तुम्हारे मामा जी को बैंक मैनेजर से मिलना चाहिए था भाई। अमित चुप नहीं रह सका। हाँ, बाद में मामा जी बैंक मैनेजर से मिले, मगर उनका मिलना कुछ अलग था। रोहन ने घटना को रहस्यमयी बनाते हुए कहा, अरे भाई, मैं समझा नहीं, थोड़ा ढंग से बताया, ऐसे मत कर। अरे भाई, मामा जी तो आधुनिक बीरबल हैं। उनकी युक्तियों के सामने तो अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं। रोहन ने अपने मामा जी की तारीफ में पुल बांधते हुए कहा, आखिर किया क्या तुम्हारे मामा जी ने? ये तो बताओ, या यूं ही पहलियां बुझाते रहोगे? अरे मामा जी ने बैंक में जो रखी हुई ग्राहकों जो रखी हुई पर्चियां थी ना, उस पुलिंदे में से एक नीले रंग की एक पर्ची उठाई और जिसके द्वारा बैंक में रुपए जमा किए जाते हैं। रोहन ने कहा। मैंने मामा जी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? वे बोले, बैंक में फिर से रुपए जमा करवा रहा हूं। मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने फिर सवाल दागा, आप रुपए वापस क्यों जमा करवा रहे हैं? अभी तो निकलवाए थे। वे अपनी बाईं आंख दबाते हुए बोले, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। परंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मामा जी पर्ची के साथ 100 रुपए के 3 नोट जो कटे फटे और गंदे थे, वो लेकर सीधे बैंक मैनेजर की केबिन में दाखिल हो गए। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, अतः मैं भी उनके साथ केबिन में घुस गया। मैनेजर ने हम दोनों को बैठने के लिए कहा। मामा जी और मैं दोनों गद्देदार कुर्सी पर बैठ गए। मैनेजर ने कहा, बोलिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मामा जी ने कहा, साहब, ये रुपए जो है मैं जमा करवाने आया हूं और आपका कैशियर इन्हें जमा करने से इनकार कर रहा है। वह कहता है कि नोट तो कटे फटे और गंदे हैं, बाजार में चलने योग्य भी नहीं है। यह कहते हो मामा जी ने 100 रुपए के वे 3 नोट मैनेजर के सामने रख दिए। मैनेजर ने नोटों को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, सर, हमारे कैशियर ने आपको बिल्कुल सही कहा है। ये नोट वास्तव में बहुत खराब हो गए हैं और चलने योग्य भी नहीं है। आप कृपया दूसरे नोट दीजिए, ये जमा नहीं होंगे। इस पर मामा जी ने तुरंत कहा, मैनेजर साहब, मैंने आपको झूठ कहा था। दरअसल मैं ये रुपए जमा करवाने नहीं आया। ये 3 नोट आपके कैशियर ने मुझे दिए हैं। मैं तो पैसे निकलवाने आया था और मैंने कैशियर से इन्हें बदलने का अनुरोध किया तो उन्होंने मना कर दिया। आप स्वयं ये मानते हैं कि ये नोट बाजार में चलने योग्य नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर आप ऐसे नोट हमें देते ही क्यों हो? तभी मामा जी की तरकीब रंग लाई और मैनेजर साहब ने भी उनको दाद दी। वे अपनी कुर्सी से उठे और कैशियर के पास गए और उन्हें तुरंत नोट बदलने के लिए कहा और कहा कि भविष्य में ऐसे नोट कभी किसी ग्राहक को नहीं देंगे। फिर मामा जी को जो असुविधा हुई उसके लिए मैनेजर साहब ने खेद प्रकट भी किया। वाह यार, तेरे मामा जी का तो कोई जवाब नहीं, अमित ने खुश होकर कहा। तभी बस स्कूल के मुख्य गेट के पास पहुंच गई और दोनों मित्र बस से उतरे। अमित ने कहा, रोहन, आज हमारा सफर कैसे कटा पता ही नहीं चला। अरे भाई, अपने मामा जी किसी बीरबल से कम थोड़े ही है, कहते हुए रोहन ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया और अमित अपनी कक्षा की ओर बढ़ गया। तो भाई ये कहानी थी तरकीब और इसके रचनाकार थे ताराचंद मकसाने, मुंबई। भाई मजा आ गया, है ना? बहुत बढ़िया। मामा जी तो अभी रोहन के मामा जी तो कमाल के थे, है ना? तो राजकुमार निजात साहब भी पधारे हैं सिरसा हरियाणा से और सुरेश चंद्र सरवाला कह रहे हैं बहुत सुंदर और व्यवहारिक शिक्षा देने वाली कहानी।
मकसाना जी को बहुत बहुत बधाई। और तरुण कुमार दद्दी जी भी कहते हैं कि बाल साहित्य के उन्नयन में आपका सहयोग सदैव अविस्मरणीय रहेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपके जज्बे को प्रणाम, श्री भगवान सैनी कह रहे हैं श्री डूंगरगढ़ से। और साधना कृष्ण जी पधारे हैं दिल्ली से। और ताराचंद मकसाने सभी को सादर नमन कह रहे हैं। अनीता शर्मा जी भी पधारे हैं अजमेर से। अनीता शर्मा गंगाधर पारस जैन सब कह रहे हैं अब ठीक है। और शिविंदर मुदगिल, भाई अब जगह का पता नहीं आ रहा क्योंकि नाम आता है ना। और आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कहानी, भाई बहुत ही प्यारी कहानी और छोटी सी, क्योंकि इनकी कहानियां जो लंबी लंबी थी और मैंने कहा समय कम है ना, थोड़े समय में सुनाए तो बढ़िया लगता है। ज्यादा लंबी कहानी होनी भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए। तो बाल साहित्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को सादर प्रणाम, बहुत बहुत बधाई महोदय, सादर प्रणाम। और ये कह रहे हैं सूरज चंद्र सरवारा कोटा से भी हमारे अनुज और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और पारस जैन साहब भी भाई साहब हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। राजकुमार निजात साहब करें मित्रों को नमन। तो मैं अब कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत लेता हूँ। ताराचंद जी कह रहे हैं कि आपने कहानी का बहुत सुंदर वाचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे पत्रकार साथी पधारे हैं हनुमानगढ़ से, भाई स्वागत आपका। और अब मैं इजाजत लेता हूँ और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ क्योंकि अब कार्यक्रम में मजा आने लग गया है ना, तो कार्यक्रम ये भी बहुत जरूरी है। कई मित्रों ने लिखा, बोला कि शर्मा जो है बीकानेर से करें आप ध्यान रखें। हमारे कल्पना भाभी जी उन्होंने भी लिखा भी आप ध्यान रखें। इस तरह से कई कमेंट आए व्हाट्सएप पर भी आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बिल्कुल आप सबकी दुआएं। वेद प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत, क्या बात है। तो बाकी जो यात्रा की बातें बाकी बाद में करेंगे, है ना। तब तक के लिए इजाजत दें। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में हिंदी बाल कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।